Babu, this is the next part of 100% important for ACCL and this is totally based on CMR 2017। इसको हम चालू करें 40 मिनट में, हम बहुत कुछ पूरा CMR तो नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करें कि वो चीज दिया जाए जो आपको एग्जाम में आ सकता है। लेकिन CMR का ये एपिसोड चालू करने के पहले इधर कुछ देख लेते हैं, ठीक है। एंथ्राकोसिस एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है। ये किस कारण से होता है, ठीक है। पहले आपको हम कई बार चैनल के माध्यम से बताए, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। एंथ्राकोसिस जो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कोयला की धूल या कोल पार्टिकल या कोल जलने के कारण जो स्मोक पैदा हुआ, सब स्मोक की बात नहीं कर रहा हूं, कोयला के जलने जो स्मोक पैदा हुआ उससे जो लंग डिजीज होती है उसी को एंथ्राकोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो धूल के कारण, डस्ट के कारण जो बीमारियां पैदा होती है उसको इन जनरल न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। न्यूमोकोनियोसिस के भी टाइप है, ठीक है। और ये जो एंथ्राकोसिस है, ये माइडुलर न्यूमोकोसिस मतलब छोटे टाइप का न्यूमोकोसिस है, ठीक है। तो न्यूमोकोनियोसिस जो है उसके बोले कई टाइप होते, तो क्या टाइप होता है? ये जनरल टर्म है। धूल के कारण, चाहे कोई भी धूल हो, कोल डस्ट के कारण हुआ हो, सिलिका डस्ट के कारण हुआ हो, कोई डस्ट के कारण हुआ, तो डस्ट के कारण जो बीमारी पैदा हुई उसको हम बोलते हैं न्यूमोकोसिस। न्यूमोकोसिस क्या होता है? लंग डिजीज होता है। यदि हम धूल भरी हवा को यदि फेफड़ों में, लंग्स में ले ले तो लंग्स में बीमारी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस। में होता क्या है? आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, सीना में आपको जकड़न सा महसूस होगा। ये सब इसके लक्षण उधर न्यूमोकोसिस वाले चैप्टर में हम बताए होंगे, ठीक है। तो सब डस्ट से नहीं होता है, रेस्पिरेबल डस्ट से होता है, जिसको एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट भी बोलते हैं। ऐसा डस्ट पार्टिकल जो कि हमारे लंग्स में जाकर के जमा हो जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलर साइज दिया कि 1.25 to 3 माइक्रोन साइज का यदि हम डस्ट को इनहेल करते हैं तो वो जो डस्ट है वही जाकर के मेरे लंग्स में जमा होगा और ये न्यूमोकोसिस पैदा करेगा। यदि कोल डस्ट को इनहेल करते तो कोल माइनस न्यूमोकोनियोसिस होता है। तो एंथ्राकोसिस भी बताए, तो एंथ्राकोसिस क्या है? ये भी कोल माइनस न्यूमोकोसिस का एक छोटा रूप है, ठीक है। सिलिका डस्ट को इनहेल करेंगे तो सिलिकोसिस हो जाएगा। सब न्यूमोकोसिस है, न्यूमोकोसिस के टाइप है। आप यहां पर्टिकुलर डस्ट के लिए पर्टिकुलर बीमारी का नाम बोल रहे हैं। आयरन डस्ट को लिया तो सिडेरोसिस हो जाएगा। यदि बेरिलियम डस्ट को लिया तो बेरिलियोसिस हो जाएगा। मैग्नीज डस्ट को इनहेल किया तो मैग्नीज पॉइजनिंग नॉस टाइप बीमारी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सब जितने नाम बताइए डस्ट के कारण होने वाली बीमारियां हैं, जिसको हम न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। लेकिन ये सब के सब नोटिफाइड डिजीज, जो कि माइंस एक्ट के सेक्शन 25(1) के तहत सबके सब नोटिफाइड डिजीज में नहीं आता। नोटिफाइड डिजीज में कोल माइनस न्यूमोकोसिस है, सिलिकोसिस है और मैग्नीज पॉइजनिंग नॉस टाइप है। सिडिरोसिस और बेरिलियोसिस को रिकमेंड किया, आने वाले समय में इसका भी गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है। माइंडसेट के सेक्शन 25(1) के तहत भारत सरकार नोटिफाइड डिजीज को गजट नोटिफिकेशन माध्यम से घोषित करता है। और यदि किसी व्यक्ति को ये नोटिफाइड डिजीज हो जाए तो CMR के रेगुलेशन 10 के तहत 5 आदमियों को फॉर्म 5 में बीमारी का नोटिस देना होता। फॉर्म 5 में कौन 5 आदमी देते हैं? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मेडिकल, 3 तो DGMS के ऑफिसर होगा, एक DM को देना है और एक जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन
के लिए देना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये डस्ट वाला खत्म हो गया। ये एक माइंडसेट और माइंड्स रूल्स वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है, वो माइंडसेट माइंड्स रूल्स एक के साथ, उसमें हम सेक्शन 9A और रूल 82A को बताए थे। वहां पर हम डिसेबिलिटी अलाउंस एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन भी बताए थे। वो बहुत लंबा चौड़ा है, उतना भी समय नहीं है क्योंकि मेरे पास 40 मिनट में मुझे बहुत सारी चीज बताना। 4 लाइन में 9A और 82A को बताते। कुछ नहीं बेटा, यदि किसी आदमी को ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए चूज किया गया, यदि वो मेडिकली अनफिट हो गया, तो माइंड मैनेजमेंट मतलब ओनर एजेंट और मैनेजर जो है उसका इलाज करवाएंगे। यदि इलाज करवाने के बाद भी वो मेडिकली अनफिट रह जाता है, तो मैनेजमेंट उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो अनफिटनेस है वो उसके माइंड्स में एम्प्लॉयमेंट के कारण हुआ है, तभी उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देंगे। कौन सा बीमारी हुआ? जो माइंड्स एक्ट के सेक्शन 25(1) के तहत 8 नोटिफाइड डिजीजेस है, कोलमाइनस न्यूमोकोसिस, सिलिकोसिस, मेनिंजाइटिस, नर्व टाइप, कैंसर ऑफ लंग और प्लूरा और पेरिटोनियम, दैट इज मेसोथेलियोमास, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ केमिकल्स, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। ये 8 हो गया होगा, एक हमें छूट गया होगा, देख लेना। तो ये कोई बीमारी हो जाए उस व्यक्ति को, और ये बीमारियां जो हुई वो काहे कारण हुई? माइंड में एम्प्लॉयमेंट के कारण हुई है, तब उस व्यक्ति को अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आप बढ़िया से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, वहां लिखा होगा सच अनफिटनेस इज directly ascribable to the employment in the mine. Owner, agent or manager shall provide such person alternative employment in the mine for which he is medically fit. ऐसा लिखा है वहां पर। ठीक है, जिस काम के लिए फिट है वो उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। लेकिन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ओनर, एजेंट या मैनेजर नहीं दे पाता है, तब बात आती है डिसेबिलिटी अलाउंस एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन की। हम ग्रुप में एक बच्चा क्वेश्चन भेजा था, उसको भी डाल दिया, वीडियो भी डाल दिया, तो भी आधा गलत लिख रहा था। इसका मतलब कि देखा ही नहीं वीडियो, तभी ना गलत लिख रहा था। तो डिसेबिलिटी अलाउंस एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन की बात कब आती है? जब कि हम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज मेडिकली अनफिट आदमी को, जो कि माइंड में एम्प्लॉयमेंट के कारण हुआ है, उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देना है। यदि नहीं दे पाए तो क्या बात है? डिसेबिलिटी अलाउंस देंगे। क्या देंगे? डिसेबिलिटी अलाउंस। ठीक है, डिसेबिलिटी अलाउंस क्या है? वो जो आदमी जिस दिन हेल्थ सर्वे के लिए गया था, उसका जो 50% मंथली वेजेस था, उतना उसको पैसा हर महीना दे देंगे। भैया काम मत कर, घर में बैठ, क्योंकि माइंड के कारण आपका ये डिसेबिलिटी हुआ है। क्योंकि वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923, ये जो बीमारियां हैं नोटिफाइड डिजीज, जो कि माइंड एक्ट 1952 के सेक्शन 25(1) के तहत घोषित है, इन बीमारियों को मानता है कि उसको इंजुरी हो गया है और उसी इंजुरी के रेट से कंपेंसेशन देता है। ठीक है, डिसेबिलिटी अलाउंस दे देंगे हम उसको, क्योंकि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। डिसेबिलिटी अलाउंस भाई खाएगा क्या, जिएगा कैसे? जब तक तो उसको चाहिए ना कुछ। लेकिन डिसेबिलिटी अलाउंस वो लेना नहीं चाहता है। एक्स को हुआ, एक्स बोला कि ना सर, अब ना हमसे ना होगा, हम नहीं करेंगे, हम नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उसको एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा। ओकरा बोलते हैं डिसेबिलिटी कंपेंसेशन। उसको क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी कंपेंसेशन। जब वो नौकरी छोड़ के जाएगा तब बात आता। पहले तो उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देने का प्रावधान है। यदि अल्टरनेटिव नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो डिसेबिलिटी अलाउंस देंगे। वो बोलेगा ना, हमको डिसेबिलिटी अलाउंस नहीं चाहिए, हम नौकरी छोड़ के आप जा रहे हैं महाराज। ठीक है, तो क्या करेंगे? तब उस
व्यक्ति को जो है डिसेबिलिटी कंपेंसेशन दिया जाएगा। और किस रेट से दिया जाएगा? जो कि वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट के सेक्शन शेड्यूल 3 में बताया गया। सेक्शन बोल दिया गया, शेड्यूल 3 में बताया गया। उसमें यही बोला है कि ये जो बीमारियां हो जाए इसको इंजुरी मान करके पेमेंट करना। इंजुरी के लिए जो पेमेंट का हिसाब है उस हिसाब से उसको डिसेबिलिटी कंपेंसेशन एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही वहां पर है। और बच्चे लोगों से गुजारिश है कि हम जनरल में नहीं है, पहले समझ लीजिए बात को। हम आप लोग के लिए रात में जग के 14-15 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद बनाते हैं। कई लिखते हैं ये बताइए, अरे थोड़ा नौकर नहीं ना हूं जी। ठीक है, हम आप लोग के भलाई के लिए मेहनत कर रहा हूं, मेरी अपनी भलाई तो नहीं है। तो कम से कम कमेंट लिखते हैं तो थोड़ा इज्जत से लिखा कीजिए। मैनर आता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, मैनर भी सीखा करो। हम कई को लिखते हैं ओके सर, कई बार कमेंट को पढ़ा कीजिए मेरा भी यूट्यूब में, ओके सर, आई विल टेल यू सर, थैंक यू सर, ऐसा लिख देते हैं। तो जो जिसको लिखा है यदि वो थोड़ा सा भी समझदार है तो उसका मीनिंग समझेगा, और नहीं तो बुर्बक होगा तो बताएगा अरे वो है ना गुणवंत मेरे मानी क्लास वाला ओके सर लिखा हमको। अब बुझा ही ना तो क्या मतलब, लेकिन उसका मतलब समझा करो। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहां चालू करते हैं जो कि हमारा पार्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंडर विच रेगुलेशन सरदार इज अपॉइंटेड, किस रेगुलेशन के तहत माइनिंग सरदार, जिसको आपका सीएमआर सरदार बोलता है, सरदार अपॉइंटेड होता है। रेगुलेशन 129 के तहत, किसके तहत होता है? रेगुलेशन 129 के तहत। और इस सरदार महोदय को क्या काम करना होता है? इस सरदार महोदय को क्या काम करना होता है ये आपका सब रेगुलेशन 1 ऑफ 129 में बताया है, 129 में बताया। क्या बोला है देखिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी बात को। ऑल प्लेसेस इन अ माइन वेदर बिलो ग्राउंड आर इन ओपन कास्ट वर्किंग इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग रोडवेज एंड लैंडिंग्स वेयर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क आर स्टेशन आर पास shall be placed under the charge of a सरदार or other competent person। ये other competent person को बता रहा हूं। क्या बोला हिंदी वाले बच्चों के लिए, अंग्रेजी जिनको नहीं बुझाता, ऑल प्लेसेस बोला। ऑल प्लेसेस मतलब सब जगह, माइन की सभी जगह, चाहे वो बिलो ग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो। तो यदि बिलो ग्राउंड में आप है तो बिलो ग्राउंड की बात लागू होगी आपके ऊपर, ओपन कास्ट में तो ओपन कास्ट की, दोनों के तो लागू नहीं होगी। मतलब रेगुलेशन तो दोनों को ना बताएगा। तो चाहे बिलो ग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, उसकी हर जगह जिसमें कि ट्रेवलिंग रास्ते, लैंडिंग जहां पे आपका केज रुकता है, ठीक है, लैंडिंग्स भी कि वो जांच करेगा। जहां पर मतलब तो काम की जगह तो अपने आप आ गया, हर जगह ना बोल दिया, माइन की हर जगह जो उसको असाइंड है। लेकिन ठीक है, जो असाइन नहीं है उसको नहीं बोल रहा हूं, उसको क्या करेगा? जांच करेगा। तो उसको जांच करने के लिए कोई ना कोई आदमी को अपॉइंट करना ना होगा। तो वो जो आदमी रहेगा वो रहेगा सरदार। और वो जो सरदार है तो कहां की जाती, जहां पर आदमी काम करते हैं, वेयर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क, जहां आदमी काम करते हैं या जहां आदमी रुकते हैं या जहां से आदमियों को गुजरना है, ऐसी सभी जगह जहां से 3 काम बताए, वो जगह जो रहेगा एक सरदार या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन के चार्ज में रहेगी। मतलब कि ये जो रेगुलेशन 129 का सब रेगुलेशन 1 है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सरदार है। लेकिन अदर कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या हुआ? जब भी बोला कि अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, तो जो नाम दिया उससे ऊपर वाला, उससे नीचे वाला कभी भी नहीं हो सकता। मतलब यदि मेरे पास माइनिंग, मैं मैनेजर हूं और मेरे पास माइनिंग सरदार है, ये नहीं, उस दिन 5 आना था, मुझे 6 डिस्ट्रिक्ट चलाना है, तो एक तो कम आ गया, तो मैं किसी ओवरमैन को वहां अपॉइंट कर सकता हूं रेगुलेशन 129(1) के तहत। तब वो ओवरमैन ना हो करके पोस्ट उसका भले चाहे ओवरमैन हो, वो एज ए माइनिंग सरदार काम करेगा। ठीक है, मतलब माइनिंग सरदार की ड्यूटी करेगा, माइनिंग सरदार नहीं बन जाएगा, माइनिंग सरदार की ड्यूटी करेगा। 129(1) कहता है। इसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां दिया है? रेगुलेशन 48 में।
ओवरमैन बड़का होता है 47 है, 48 माइनिंग सरदार और 49 सर्ट फायरर, यही ना बताए थे। 49 को कल ग्रुप में डाला है और उसमें 49 नहीं था, 190 भी था, 204, 205, 206 क्या क्या है देख लीजिएगा। रेगुलेशन 49 को सब उठाइएगा, उसमें इतना सब समझाया। और सर्ट फायरर किस रेगुलेशन के तहत अपॉइंट होता है? रेगुलेशन 190, 190 के तहत, ठीक है। और ये सरदार अपने शिफ्ट में कितने बार शिफ्ट में इंस्पेक्शन करेगा? मिनिमम 3 टाइम्स। आपको करना 50 बार कीजिए ना, एटलीस्ट 3 टाइम्स, बोल 3 बार, कम से कम 3 बार। आप 50 बार कीजिए ना, आपको क्या रोका है? ये हम एक बार बताए हैं, टिप्स टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूट पोजीशन, मतलब कम से कम 3 बार। तो बोलेगा 8 घंटे का शिफ्ट है, 4 घंटा में करना है तो 2 ही ना बार है सर, 3 बार कहां से हो गया है? बोलेगा ना, अरे भैया प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन भी करना है, शिफ्ट स्टार्ट के पहले करना है एक बार, और हर 4 घंटे में करना है। तो चौथा घंटा में उसका जब शिफ्ट खत्म हो तब भी ना करना है, तो कितना हो गया? मिनिमम 3 बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अदर कॉम्पिटेंट पर्सन लिखा है रेगुलेशन 75 में और रेगुलेशन 99 में, तो हम सोचे कि ये यहाँ पे सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, तो यहाँ पे भी बोल दे। तो 75 और 99 में भी लिखा ओवरमैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब ओवरमैन तो नाम लिखा हुआ, तो ओवरमैन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ही है। यदि अदर कॉम्पिटेंट पर्सन की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? ओवरमैन से बड़ा होगा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो वो अदर कॉम्पिटेंट पर्सन में वो आ जाएगा। तो रेगुलेशन 75 में और 99 में क्या दिया है? 75 में दिया पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ आउटलेट एक्सेट्रा करके दिया है, ठीक है। जो भी आपके शाफ्ट है, इंक्लाइन है, एडिट है, ये जितने भी आपके आउटलेट्स है, इनकी जांच जो है 7 दिन में कम से कम एक ओवरमैन या अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। All shaft, inclines and other openings of the mine shall be examined by an overman or other competent person once at least in every 7 days. 99 में क्या दिया है? एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे एंड हॉलेज रोडवे, ठीक है। इसमें भी वही बात दिया है कि हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का ओवरमैन या अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन जो है 7 दिन में कम से कम एक बार जांच करेगा। आगे चलते, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, ये 77 है, रेगुलेशन 77। यदि नंबर कहीं बोलने में आगे पीछे हो गया तो उस पर कमेंट नहीं करना, वो अपना देखना लेना, ठीक है। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, न्यू वाइंडिंग रेगुलेशन 77। इस न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन पहले लागू किसके लिए होता है? ये मेन वाइंडिंग के लिए होता है। किसके लिए बेटा? याद रखना, एक बार हम क्वेश्चन पूछे तो बच्चा लोग सब गलत कर दिए। ये सिर्फ मेन वाइंडिंग के लिए वहां लिखा होगा कि मेन और रेजिंग और लोअरिंग, मतलब क्या हुआ? मेन वाइंडिंग हुआ। तो मेन वाइंडिंग का न्यू इंस्टॉलेशन लगाना चाह रहे हैं आप, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे? नॉट लेस देन 60 डेज बिफोर, कितना दिन पहले बोल रहे हैं बेटा? नॉट लेस देन 60 डेज बिफोर। किसको किसको नोटिस देंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस देंगे कि मेन वाइंडिंग में लगाना है, नया मेन वाइंडिंग में लगाना चाह रहा हूं सर, मुझे इसकी अनुमति दी जाए। और जो इंस्टॉलेशन आप करना चाह रहे हैं उसके नॉट लेस देन 60 डेज बिफोर आप नोटिस देंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। यदि कोई इंस्टॉलेशन एक जगह से हटा के दूसरे जगह भी लगाया जाता है तो भी उसको न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही माना जाएगा। खत्म, छोड़ी। प्लिट एंगल नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री से ज्यादा प्लिट एंगल नहीं रखते हैं। यदि ये प्लिट एंगल बढ़ जाएगा तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? पहाड़ ये टूटेगा कि आपका पुली में घिसाव बढ़ेगा, रोप का घिसाव बढ़ेगा, दोनों जल्दी खराब हो जाएंगे। इससे बचने के लिए प्लिट एंगल 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रखते, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। डायाप ड्रम, डायाप स्यूज, डायाप हेड गियर पुली, एचजीपी लिखा है, हेड गियर पुली, डायाप वाइंडिंग इंजन, ये जितने भी नाम बताए इनका डायमीटर जो होगा नॉट लेस देन 100 टाइम्स, ये इंटू लगा मतलब टाइम्स, 100 टाइम्स डायाप वाइंडिंग रोप, नॉट लेस देन 100 टाइम्स डायाप वाइंडिंग रोप। और 1957 के पहले ये
जो 100 के बजाय 80 था, ठीक है, नॉट लेस देन 100 टाइम्स डाया वाइंडिंग रोप। जो वाइंडिंग रोप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके डाया का 100 गुना से कम नहीं होगा डाया ऑफ वाइंडिंग ड्रम, एनी स्यूज और एनी पुलिस, हेडगियर पुलिस का डाया और वाइंडिंग इंजन का डाया। ऐसा काहे रखते? महाधमाका 10 में हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। कहां पे? महाधमाका 10 में। मेरा महाधमाका 10 देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्स, जो DOGS डॉक्स कहां लगाते हैं? ये डॉक्स नहीं है तो उसके बदले क्या लगाना है वो भी यहां पे दिया है, ठीक है। अबोव द टॉप मोस्ट लैंडिंग कहां लगाना है? जो सबसे ऊपर जहां पर के जाकर के रुकना है, उससे ऊपर के जाना ही नहीं है, ठीक है, वहां पर हम क्या लगाते हैं? डॉक्स लगाते हैं। अबोव द टॉप मोस्ट लैंडिंग क्या लगाते हैं हम? डॉक्स, DOGS डॉक्स। फॉर होल्डिंग द केज इन द इवेंट ऑफ ओवर वाइंडिंग शैल बी प्रोवाइडेड। यदि ओवर वाइंडिंग हो जाए, कब? ओवर वाइंडिंग ना हो इसके लिए तो हम क्या करते हैं? आपका ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस रखते हैं, ब्रेक्स रखते हैं, क्लच रखते हैं ना वाइंडिंग इंजन ड्रम के साथ। आपका स्पीड इंडिकेटर रखते हैं, डेप्थ इंडिकेटर रखते हैं, ताकि ये हमको सूचना दे दे कि केज का स्थिति कहाँ है के, और डेप्थ इंडिकेटर है, ये सब बताएगा नहीं कि कहाँ है केज का पोजीशन। और ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस आपको ऊपर है नहीं जान देगा, और ऊपर जो केज आता है उसको 1.2 मीटर पर सेकंड पे ही और स्पीड से ही लाता है, ये सब है। तो वो तो ओवर वाइंडिंग ना हो इसलिए। लेकिन ओवर वाइंडिंग हो गया तब के लिए आपका क्या क्या होता है? डॉक्स होता है, डिटैचिंग सेफ्टी हुक होता है। तो डिटैचिंग सेफ्टी हुक कभी इसके बाद काम आएगा जब ये फेल कर जाएगा तो, ठीक है। आपको डॉक्स रखना है अबोव द टॉप मोस्ट लैंडिंग की। यदि ओवर वाइंड हो जाए, ओवर वाइंड मतलब आपका पिट टॉप पे केज रुकना था उसके ऊपर चले जा रहा है, तो जाएगा तो कहा जाएगा? हेडगियर पुली में जाकर टकरा जाएगा। तो टॉप मोस्ट लैंडिंग पे आपको डॉक्स प्रोवाइड करके रखना है ताकि ओवरवाइंड हो जाए तो केज को पकड़ ले। होल्डिंग द केज लिखे, होल्डिंग द केज आर अदर मीन्स ऑफ कन्विंस, वो सब नहीं लिखता हूं मैं क्योंकि जगह कम लगता है। अबोव द टॉप मोस्ट लैंडिंग डॉक्स शैल बी प्रोवाइडेड टू होल्ड द केज इन द केस ऑफ ओवर वाइंडिंग। यदि आपके पास डॉक्स नहीं है, आपके वाइंडिंग इंस्टॉलेशन डॉक्स नहीं दिया है, तो क्या कीजिएगा? अब द गाइड्स, रनर्स और रिसीवर शैल बी स्प्रिंग। यदि डॉक्स नहीं है, अबोव द टॉप मोस्ट लैंडिंग पर डॉक प्रोवाइड नहीं किया है, डॉक्स प्रोवाइड नहीं किया है, तो आपके जो इस गाइड्स है, रनर्स या रिसीवर को ऐसा फैला के रख देंगे, फैला के रख देंगे। मान लो यहां से कोई चीज आ रहा और इधर ऐसे तरफ फैला के रख दिया इसको, तो क्या करेगा वो? उसके ऊपर जाने नहीं देगा, पकड़ने लेगा उसको, ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। सब लोहे का रहता तो घुसने नहीं देगा, घुसने नहीं देगा, केज को ऊपर नहीं जाने देगा, तो क्या होगा? वहीं रुक जाएगा केज, ठीक है, जब तक वाइंडिंग इंजन भी मेन जो है वो भी जग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, समय कम है। ये केब्स का भी एक वीडियो बड़ा लंबा चौड़ा बताया था, उसमें 2-4 बुक का फोटो बताया था। वाइंडिंग इन शाफ्ट का मेरा एक प्लेलिस्ट है, जो फुर्सत में देखेंगे कभी वो लोग सब देखा करो, वहां पे एक्सप्लेनेशन है, यहां उतना समय नहीं है। तो कैप्स कहां? जहां केज रुकना है वहां कैप्स लगाते हैं। तो पिट्टा पे केज रुकता है कि नहीं, तो पिट्टा पे लगाएंगे। हर एक लैंडिंग पे लगाएंगे कि नहीं, जिसको इंसेट भी बोलते हैं, हर एक लैंडिंग या इंसेट पे लगाएंगे कि नहीं केज? कहां लिखा है लेकिन रेगुलेशन में? रेगुलेशन 80 सब रेगुलेशन 10 के ए में लिखा है कि पिट टॉप पर कैप्स लगाना है। 80 का 10 के बी में लिखा है कि हर इंसेट पर कैप्स या फोल्डिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, ठीक है। और एक कैप्स जो है, कैप्स ड्रम वाइंडिंग के साथ होता है, कोपे वाइंडर या जिसको फ्रिक्शन वाइंडर बोलते हैं उसके साथ कैप्स नहीं लगता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लोकोमोटिव को अंडरग्राउंड में आपको यूज करना है, लोकोमोटिव को आपको अंडरग्राउंड में यूज करना है, तो किससे परमिशन लेंगे? आप लोकोमोटिव को अंडरग्राउंड में यूज नहीं कर सकते। यदि यूज करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। लोकोमोटिव को अंडरग्राउंड में यूज करने के लिए किससे परमिशन लेंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। लोकोमोटिव कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, यह भी बताया है कि लोकोमोटिव यदि ट्रैक का ग्रेडियंट 1/15 से अधिक है तो लोकोमोटिव को इस्तेमाल
नहीं करना है। हम बताए थे हालेज वाले में 1/16, नॉट स्टीपर, नॉट मोर देन 1/16, ऐसा बताए थे ना। वैसे ही, और वो हालेज वाले में बात निकला तो बोल ही देते, वो जो शॉर्ट रैम होता है वो नॉट स्टीपर देन 1/10, और वो टायर माउंटेड व्हीकल के लिए होता है, ट्रैवलर माउंटेड चेन वाले मशीन के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते। नो लोकोमोटिव, लोकोमोटिव लिखा हुआ था लोकोमोटिव, नो लोकोमोटिव शेल बी यूज्ड वेयर द ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स, अधिक हो रहा है, एक्सीड्स 1/15, मतलब क्या हुआ कि ट्रैक का ग्रेडियंट नॉट मोर देन 1/16 रहेगा तो लोकोमोटिव यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेगुलेशन 149 में 2-4 लाइन सुन लीजिए, कई बार बताया है। इसमें सब रेगुलेशन 9 और 10 को देखेंगे, उसका 6 को भी 2 लाइन देख लेंगे। 9 में क्या दिया है कि सरफेस वाटर से जो डेंजर है उससे बचाव के लिए जो हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रखे हैं, वो रेगुलेशन 149 में बताया हूं मैं क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं। सब इतना सुन लीजिए कि प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रखे हैं, चाहे वो यूज में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उनके स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये जानने, ये समझने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है बरसात के दिनों में 14 दिन में एक बार और साल के बचे दिन में 30 दिन में एक बार क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट लिखेंगे। मैनेजर साहब उस पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। 149 का सब रेगुलेशन 6 में क्या बोलता है कि कोई भी जल स्रोत के नीचे, मतलब वाटर बॉडी मतलब नदी, नाला, झील, तालाब के नीचे आपको वर्किंग नहीं करना है। वर्टिकली बिलो वर्किंग नहीं करना है। नो वर्किंग शैल बी मेड वर्टिकली बिलो एनी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी मतलब नदी, नाला, झील, तालाब। आर बोलता है या, और बोलता 2 चीजें, या एनी स्पॉट लाइन विद इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर आइदर फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर, कैनाल, लेक, टैंक आर एनी अदर वाटर बॉडीज। ठीक है, या कोई नदी, नाला, झील, तालाब के दोनों किनारों से 15 मीटर के डिस्टेंस में भी आपको वर्किंग नहीं करना है। और ये दोनों जगह, ये जो पानी वाली जगह के नीचे, पानी के स्रोत वाली जगह के नीचे और पानी के स्रोत के दोनों किनारों से 15 मीटर के अंदर यदि आपको वर्किंग करना है तो आपको परमिशन किससे लेना होगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। ठीक है, रेगुलेशन इधर का ये हो गया था, ये हो गया था, ये 2-3 चीज बच गया है। रेगुलेशन 150 को हम कई बार बताए हैं, लेकिन जो बच्चा पहली बार आज मेरा चैनल देख रहा होगा तो यहाँ एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे बेटा, 4 लाइन में हम सिर्फ रेगुलेशन 150 को बताएंगे कि यदि वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर यदि आपको वर्किंग करना नहीं है और यदि करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। कोई बुक में कुछ गलत छपा था, हम कई बार बच्चों लोग को बोल के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस करवा दिए हैं। ठीक है, और यदि कहीं एबनॉर्मल से पे जाओ वाटर मिला है जो कि नॉर्मल नहीं है, यदि ऐसा मिलता है, नोटिस होता है, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, वो वर्किंग को तत्काल रोक देंगे और रोकने के बाद तत्काल जो है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिफाई करेंगे, नोटिस दे देंगे, बता देंगे कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, और उस जगह पर काम तभी चालू किया जाएगा जबकि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन मिला है। वो ये कहां लिखा है, जो बात मैं अभी बोला, ये 150 के सब रेगुलेशन 6 में लिखा है। तो रेगुलेशन 150(3) में क्या है, 60 मीटर वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर वर्किंग करना है। ये 150(6) मतलब जहां एबनॉर्मल से भेजा वाटर मिला है वहां वर्किंग करना है। तो हम पूरा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट नहीं चलाते, कुछ लिमिटेड गैलरीज चलाते हैं, कुछ लिमिटेड गैलरीज चलाते हैं, और वो गैलरीज का हाइट और विड्थ नॉट मोर देन 2.4 मीटर होता है। कितना होता है? नॉट मोर देन, याद रखिएगा, ये नॉट लेस देन मोर देन बहुत फंसेगा। नॉट मोर देन 2.4 मीटर होता है। सिस्टम ऑफ एडवांस बोरहोल हम अपनाएंगे, ऊपर भी मारेंगे, नीचे मारेंगे, सीधा मारेंगे, तिरछे होल मारेंगे। तिरछे होल को फ्लैंक होल बोलता है, एक बच्चा फ्लैंक से लिख दिया। ठीक है, फ्लैंक FLANKS, फ्लैंक होल भी मारेंगे। वो कितना कितना डिग्री मारेंगे वहां बताया है, मारेंगे। और कितना कितना इंटरवल पे रहेंगे, एट ए इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 मीटर, 5 मीटर से अधिक के इंटरवल पे नहीं रहेंगे।
मतलब एक वो बोरोल मैंने यहां मारा, एक बोरोल इधर मारा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर से अधिक नहीं होगा। इंटरवल बिटवीन द बोरोल्स नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर, और वो हमेशा वर्किंग से कितना आगे रहेगा, नॉट लेस देन 3 मीटर, क्योंकि हो सकता है आगे पानी हो, तो यदि हम 3 मीटर पहले तक का एरिया को एक्सप्लोर कर लेंगे, पानी होगा तो क्या होगा, बोरहोल से पानी आना चालू हो जाएगा, समझ जाएंगे पानी है आगे में, तो वर्किंग को रोक देंगे, ये पर्पज रहता है। तो 3 मीटर बहुत मोटा कवर हो जाएगा। 3 मीटर जब बहुत मोटा कवर हो जाएगा तो क्या होगा कि पानी उस कवर को तोड़ करके वर्किंग में नहीं आ पाएगा, और हम वर्किंग को सेफली रोक सकते हैं, इसलिए 3 मीटर दिया, नॉट लेस देन 3 मीटर दिया है, कम से 3 मीटर से कम नहीं रहेगा बोलता है। ठीक है, ये हो गया। फिर रेगुलेशन 109 में क्या दिया है कि ये जो प्रिकॉशंस ली जाएगी बोरहोल लगाने का काम जो है वो एक ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर व्यक्ति के ही सुपरविजन में होगा। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, कम से कम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, ओवरमैन। ठीक है, और जो ये रेगुलेशन 109 में ओवरमैन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन ने आपका असिस्टेंट मैनेजर दिया है, वो उसका ड्यूटी है कि वो जो आपने बोरहोल किया कि किस जगह किया, कितना बोरहोल किया, कितना डेप्थ का किया, किस डायरेक्शन में किया, इसका सारा विवरण लिखेगा, उस पर सिग्नेचर करेगा, और मैनेजर साहब जो है इस रिकॉर्ड पर डे काउंटर सिग्नेचर करेंगे। क्या लगेगा, पर डे काउंटर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और ये जो आप वर्किंग कर रहे हैं इसका प्लान एंड सेक्शन को हर 15 दिन में एक बार अपडेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन 146 मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कब बनाते हैं बेटा, हर महीना के प्रथम सप्ताह में, हर महीना के प्रथम सप्ताह में बिलो ग्राउंड माइंस के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में कितने आदमी काम कर रहे हैं, बिलो ग्राउंड के विभिन्न प्लेसेस पर कितने आदमी काम कर रहे हैं, और ऐसा दिखाता हुआ एक स्केच प्लान बनाएंगे जिस पर मैनेजर सिग्नेचर और डेट के साथ सिग्नेचर करेंगे। उसका कॉपी माइन ऑफिस में रखा जाएगा, उसका एक कॉपी अटेंडेंस क्लर्क के पास भी रखा जाएगा। कहां लिखा है मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, रेगुलेशन 146 में, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ ए सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड shall be done, and a sketch plan showing this survey shall be made and signed and dated by the manager. Copy of this plan shall be kept in the office of the mine and also with the attendance clerk. ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेलमेट और फुटवियर, हेलमेट और फुटवियर, ये हेलमेट कब प्रोवाइड करना है, ये दोनों को फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है। तो कब करना है, ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो। पहले हम जब पढ़ते थे तब दोनों के लिए अलग अलग था, अब दोनों के लिए एक ही प्रोविजन है, दिमाग में रख लीजिएगा। पुराना बुक को पढ़ करके हमको भी लिखते हैं सर ओपन कास्ट के लिए कितना है, अंडरग्राउंड के लिए कितना है, तो पढ़ा ही नहीं है ना, मेरा भी नहीं सुना है। हम भी बहुत बार बताए, पहली बार नहीं बता रहे। ठीक है, ये सब चीज बताया यहाँ पे चैनल पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, यार तो एक्सप्लेनेशन बहुत कम कर रहे हैं। हेलमेट जो है नॉट मोर देन 3 इयर्स के इंटरवल पर, हेलमेट कितना बोला जी, कौन बोला उधर पीछे से, क्या बोला, 3 साल बोल रहा, अरे नॉट मोर देन 3 इयर्स बोल रहा हूं। हेलमेट कितना, नॉट मोर देन 3 इयर्स इंटरवल पर हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये फुटवेयर नॉट मोर देन 6 मंथ के इंटरवल पर इसको फुटवेयर, प्रोटेक्टिव फुटवेयर मतलब जूता, ठीक है, शूज प्रोवाइड किया जाएगा। ये हुआ। और ये 150 बताते बताते कोई एक चीज दिमाग में आया था, ठीक, और कुछ चीजें को ले रहे, ठीक है बाबू। ये कुछ चीजों को लेते हैं। लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप, लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप नॉट मोर देन, क्या बोला, नॉट मोर देन 3.5 years, नॉट मोर देन 3.5 years, लेकिन 3.5 साल के बाद भी यूज करना है, उसका भी हम बताए हैं वहां पे। वो वाइंडिंग इन शाफ्ट वाला मेरा प्लेलिस्ट को देखिएगा, लंबा चौड़ा जिनको देखना। अभी आप इतना बार याद रखिए, इन जनरल लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप shall not be more than, not more than
3.5 ईयर, 3.5 साल से ज्यादा नहीं होगा। इस वाइंडिंग रोप का, डब्ल्यू रोप मतलब वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहता है? नॉट लेस देन 10, नॉट लेस देन 10। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप नॉट लेस देन 8। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कपलिंग ऑफ टब नॉट लेस देन 7। इनको एक बात देख लीजिएगा, जितने भी कपलिंग से अटैचमेंट है जो कि टब के साथ लगते हैं, उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 से कम नहीं होनी चाहिए। हालेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होनी चाहिए। वाइंडिंग रोप का 10 से कम नहीं होनी चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वाइंडिंग रोप का उम्र 3.5 साल से अधिक नहीं रहेगा, मतलब 3.5 साल के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना है। करना है तो उसके लिए अलग नियम है, ठीक है, वो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। एक यहाँ पे बात आया, वो जो ड्रॉबार है, अटैचमेंट है, वो सब का जांच जो 14 दिन में एक बार करते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कोई याद आया था, अच्छा ठीक है, देखेंगे। रिकेपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप और रिकेपिंग ऑफ हॉलेज रोप। रिकेपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप का हम व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चा लोग को क्वेश्चन भेजे थे, बाद में बच्चा लोग देखा भी, ठीक भी किया। तो जिसने हमको दूसरे दिन फोन किया वो भी देखा था, तो हम बोला कल क्वेश्चन देखा था रिकेपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप वाला। बोला हाँ सर, आंसर भी दिए, पहले गलत दिए थे, बाद में ठीक कर दिए थे। बोला ठीक। अब मैं उसको बात करते रहा और इधर उधर की बात करते रहा। धीरज बोला कि ठीक है, बताओ कि रिकेपिंग ऑफ हॉलेज रोप के लिए क्या रेगुलेशन है। तो वो रिकेपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप बोलने लगा, क्योंकि घुसा लिया था दिमाग में। तो ये दो अलग अलग चीज है। रिकेपिंग क्या होता है हम बताएंगे कि रोप जो है, चाहे हॉलेज रोप हो चाहे वाइंडिंग रोप, रिकेपिंग बोल रहे सब यहाँ, ना हॉलेज बोल रहा हूँ ना वाइंडिंग, रिकेपिंग से बोल रहा हूँ। रोप को कोई ना कोई चीज से बांध के रखना होगा ना, तब ना वो काम करेगा। तो एक केपिंग होता है, देखा होगा आपने, रोप के एंड में एक लोहे का पीस रहता है, वही रिकेपिंग है। उसको कैसे कैसे करते वहां बताए हैं, रेगुलेशन में हम बताए हैं। तो रोप को बांध देना कहने का मतलब, एक लोहे का जो पीस रहता है उसके अंदर घुसा के व्हाइट मेटल डाल के गर्म करके उसको उसके साथ एक इंटीग्रल पार्ट बना देते हैं, तब ना वो फिर हम उसको डी लिंक लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, तो रिकेपिंग करते। तो वाइंडिंग रोप का रिकेपिंग का नियम है। तो रिकेपिंग करते क्या है, जहां पे रोप टब से, हॉलेज है तो टब से, या वाइंडिंग रोप है तो केज से, या अदर मीन्स ऑफ कन्वेंशन स्किप से, जहां पे पकड़ता है वहां पे बार बार ऐसा ऐसा झटका आता है। झटका जर्किंग आने से, शॉक लगने से, जहां पे रोप को आपने बांधा, केपिंग किया है, वो केप्ड पोर्शन खराब हो जाता है और उसके अगल बगल का भी कुछ दूर तक का रोप जो है खराब हो जाता है, उसका पतला निकल लगता है, मतलब स्ट्रेंड्स बोलते हैं तुम लोग पढ़ा लिखा, स्ट्रेंड पतला बाहर निकलने लगता है, उसका स्थिति खराब हो जाएगा। तो उसको उतने को हम 2 मीटर लंबाई का रोप को काट के फेंक देते, जो केपिंग किया था आपने उसका भी लंबाई मिला के 2 मीटर का रोप काट के फेंक देते और फिर से रोप को बांधते हैं, उसी को बोलते हैं रिकेपिंग। तो रिकेपिंग वाइंडिंग रोप के केस में 2 शर्त है, हॉलेज रोप के केस में 1 शर्त है, ठीक है। और वो यही वाला को इसमें बोल रहा था। हाले वाइंडिंग रोप है तो वाइंडिंग रोप में वंस इन एवरी 6 मंथ, क्या बोलता है, वंस इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीना में एक बार आपको रिकेपिंग करना ही करना है। लेकिन यदि ओवर वाइंडिंग हो जाए तो आफ्टर एवरी ओवर वाइंडिंग आफ्टर एवरी ओवर वाइंड, हर ओवर वाइंडिंग के बाद भी आपको रिकेपिंग करना है। पिन कहां गया, ठीक है। तो इसका 2 केस हुआ। हॉलेज रोप का सिर्फ वंस इन एवरी 6 मंथ। हॉलेज रोप का रिकेपिंग कितने दिन में करना है, 6 महीने में एक बार करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ सस्पेंशन गियर, यहां पर भी 2 बात है, यहां पर भी कितनी बात है, 2 बात है, ठीक है। एक बोलता है कि इन जनरल जैसे वाइंडिंग रोप का नॉट लेस देन 10 है, वैसे सस्पेंशन गियर का बोलता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 10। कितना बोलता है, नॉट लेस देन 10। लेकिन यह भी बोलता है कि थ्रेडेड जॉइंट्स को इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन जहां पर थ्रेडेड जॉइंट्स को अवॉइड करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रहेगा नॉट लेस देन 15 रहेगा। कितना रहेगा, नॉट लेस देन 15
रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर, जो भी सस्पेंशन गियर के पार्ट्स है उसका लाइफ कितना रहेगा, नॉट मोर देन 6 ईयर, मतलब 6 साल में क्या करना है। सस्पेंशन गियर में होता क्या क्या बेटा, अरे डिटेचिंग हुक है, बेल प्लेट है, सॉरी बेल प्लेट बोल रहा, वो ट्रायंगुलर प्लेट है, बेल प्लेट सॉरी बोल दिए, ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, केज चेन है, ये सब मिला करके आपका सस्पेंशन गियर बनता है। मैं फोटो भी फिगर बना करके वहां डाला हूं, देख लीजिएगा। तो वो जो सस्पेंशन गियर के जितने भी पार्ट्स है वो पार्ट्स के को क्या करना है, हर नॉट मोर देन 6 ईयर तक ही आपको यूज करना है, मतलब उतना उम्र है उसका। एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर फॉर रस्ट एंड क्रैक्स, रस्ट तो नहीं लग गया है, केज चेन्स है, आपका डिटेचिंग हुक है, इनको क्या करना है, सबको खोल लेना है, खोल करके साफ सफाई करना है और फिर देखना है कि इनमें कहीं जंग तो नहीं लगा, रस्ट मतलब जंग तो नहीं लगा या क्रैक्स तो नहीं हुआ। तो जंग के लिए और क्रैक्स के लिए, फॉर रस्ट एंड क्रैक्स ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर शैल बी एग्जामिन्ड वंस इन एवरी 6 मंथ। ठीक है, और क्या तो हर दिन नहीं करना है क्या, अरे हर दिन करना है कि बोर्ड में बताए, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो सर्विसिंग हर दिन करते हैं क्या, ये सर्विसिंग है, ये हर 6 महीना में क्या कर रहा है, इसका सस्पेंशन गियर के पार्ट्स का सर्विसिंग कर रहा है, जो खराब है उसको बदल देना है। ठीक है, ये सर्विसिंग है। और वो जो 84 में दिया है वो रेगुलर जांच है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, हर दिन देखते हैं ना ब्रेक ठीक है कि नहीं, आइल पानी है कि नहीं, मतलब इंजन आइल है कि नहीं गाड़ी में, कार है तो उसमें कूलेंट भी है कि नहीं, ये भी देखते हैं, गियर आइल है कि नहीं ये देखते हैं, ये तो डेली आपको देखना है। तो क्या रोज सर्विसिंग थोड़ी कर, सर्विसिंग आप 6 महीना में 1 साल में करते हैं कार का। तो ये जो सस्पेंशन गियर का ओवरहालिंग कराना है या टोटली रिपेयर करना है, मतलब बढ़िया से उसको जांच करके, तो वो जांच कितने दिन में करेंगे, 6 महीना में एक बार। काय के लिए, फॉर रस्ट एंड क्रैक्स। ठीक है, लेकिन सिंकिंग शाफ्ट है तो रेगुलर शाफ्ट हो गया, सिंकिंग शाफ्ट है तो डिटेचिंग हुक जो है उसकी जांच जो है हर सप्ताह करना है, एवरी वीक। डिटेचिंग हुक की कब जांच करना है, सिंकिंग शाफ्ट के केस में हर सप्ताह करना है, इसको भी खोल लेना है, साफ करना है, देखना है डिटेचिंग को हर सप्ताह। और जो सीयरर पिन है, सिंकिंग शाफ्ट वाली बात चल रही, सीयरर पिन को हर ऐसी जांच में बदल देना है। सीयरर पिन क्या होता है, कॉपर का बना होता है, कभी बताए होंगे। ओपनिंग ऑफ डिटेचिंग बेल और डिटेचिंग प्लेट, आपका रेगुलेशन को जाके पढ़िएगा, वहां लिखा होगा डिटेचिंग बेल और प्लेट यूज इन कनेक्शन विद सेफ्टी हुक शैल बी एग्जामिन्ड एंड ओपनिंग देयरइन शैल बी एग्जामिन्ड बाय कैलिपर और गेज वंस एटलीस्ट वंस इन एवरी 30 डेज। ये बोला, मतलब डिटेचिंग बेल या प्लेट का 30 दिन में एक बार का एग्जामिनेशन तो करना ही है। वो जो डिटेचिंग बेल या प्लेट के अंदर जो एक सर्कुलर ओपनिंग होता है, होल होता है, छेद होता है, वो बढ़ तो नहीं गया, इसको देखने के लिए 30 दिन में एक बार जांच करते हैं। ठीक है, यदि बढ़ गया है तो क्या होगा, उसके अंदर से पास हो जाएगा आपका केज। वो डिटेचिंग बेल या प्लेट पर क्या करता है, यदि ओवरबाइंड हो जाए तो आपका डिटेचिंग हुक जाके टकरा जाता है, टकरा गया तो उसके सीयर का जो सीयर पिन बोल दिया, सीयर पिन जो कपर के बाद टूट जाता है तो उसके पिन जो है उसके ऊपर रेस्ट करते हैं। तो यदि होल बड़ा हो गया तो क्या करेगा, पास ना हो जाने देगा। जैसे बताए थे कि टॉप मोस्ट लैंडिंग पे डक्स लगाते हैं, यदि डक्स नहीं है तो आपका जो गाइड्स है, रिसीवर है, उनको क्या करते, फैला के रख देते, स्पंज कर देते ताकि वो घुसने ही नहीं देगा केज को ऊपर। ठीक है, वही पर्पज है। तो ऐसे आपका जो ओपनिंग डिटेचिंग बेल या प्लेट में वो ओपनिंग जो है, सर्कुलर होल जो है, छेद जो है, उसकी 30 दिन में एक बार जांच करना है। डिटेचिंग बेल या प्लेट में जो ओपनिंग है, छेद है, होल है, उसकी जांच 30 दिन में एक बार करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ चीजें लेंगे, यदि ले पाएंगे आज रात तो। आप लोग के लिए हम भरपूर बहुत सारा मटेरियल भेजे, लेकिन देखे ही नहीं है, तो हम, मेरा गलती नहीं है,
लेकिन मैक्सिमम चीजें भेजा है, देखिए। और जो बच्चा अभी भी समय है, सुपर धमाका है 5, महा धमाका है 10, स्पेशल एमसीक्यू है 20, मॉडल क्वेश्चन पेपर एनसीएल के टाइम पे बनाए थे 14 है, और जो ये 100% इंपॉर्टेंट सीरीज एसीसीएल के लिए 25-26 होगा वो देख लीजिए। टोटल ये 100 भी वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको कुछ तो मदद मिलेगा। पूरा चैनल तो आप 2-4-5 दिन में नहीं देख पाइएगा। थैंक यू। आपको ये कैसा लगा, चीजें समझ आए कि नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में कई बार वर्ड इधर उधर बोला गया होगा तो उसको अलग कर देना, क्योंकि कम समय में हम आप लोग को मैक्सिमम चीजें देने का हमेशा प्रयास करता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।